हेलो स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम सेकेंड ग्रेड की केमिस्ट्री के लिए हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे क्वांटम संख्या को स्टार्ट किया था। तो आज हमारे पास उसी चैप्टर से रिलेटेड यानी परमाणु संरचना से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है आफ-बो का नियम। आफ-बो नियम जैसे आपको दिख रहा है, टॉपिक का नाम है आफ-बो नियम। आफ-बो नियम का मेन काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को भरने का जो क्रम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है, उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो ये काम हमारा कौन बताएगा? आफ-बो का नियम। कि आफ-बो बताएगा कि आपको कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। यह भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आफ-बो शब्द का मतलब क्या होता है। आफ-बो कोई नियम नहीं, ये क्या एक जर्मन भाषा का शब्द, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये क्या जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आ चुका है कि एक बार आफ-बो का नियम, आफ-बो का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। अब इस जैसे कि हम पढ़े कि इसका उपयोग क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद है कि इसके इस नियम में, ठीक है, इसमें 3 नियमों को सम्मिलित किया है। आफ-बो अकेला आप में कुछ नियम नहीं है, इसके अंदर 3 नियम है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है पाउली का अपवर्जन नियम, दूसरा हुंड का नियम और तीसरा है N+L का नियम। तो ये अपने पास 3 नियम है जो हमको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल किया जाता है। तो सबसे पहला नियम है पाउली का अपवर्जन का नियम। देखिए क्या कहता है पाउली। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि कोई भी परमाणु है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। कैसे, इसको हम आगे समझेंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या कह रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण सहित रहेंगे। यानी विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? विपरीत चक्रण के। देखिए अब इसको समझते हैं। विपरीत चक्रण का देखिए, सबसे इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहले मैग्नीशियम के अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि मैग्नीशियम हमारे पास में होता कितना नंबर पे? 12 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। हो गए पूरे 12 इलेक्ट्रॉन। तो बोला अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं? s में। तो इसने क्या बोला कि इसमें अंतिम 2 s कक्षक कुछ इस प्रकार का होता है। एक ही कक्षक होता है इसके अंदर, s के अंदर s उपकक्षक में एक ही कक्षक होते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने भरे जाते हैं? 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा ऐसे, यानी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जैसे अगर p कक्षक है तो p में क्या है अपने पास में? तो p में आप इलेक्ट्रॉन किस तरह से भर सकते हैं? कुछ इस तरीके से भर सकते हैं। इसने अभी ये समझाया। अब देखिए अपने वाला क्वेश्चन है कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है? 3s2। तो कल हमने पढ़ा था कि प्रथम क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। किससे डिनोट करते हैं? n से। इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। n का मतलब हमारे पास पहला कक्ष कौन सा है? 3। तो पहली क्वांटम संख्या हमारे पास कौन सी आ गई? 3। कौन सी आ गई हमारे पास में? 3। यानी हम दोनों के लिए निकालते हैं अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन। यानी अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक तो 11वां इलेक्ट्रॉन और एक 12वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 11वें के लिए n का मान 3 और 12वें के लिए भी n का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर होता है ये इसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। उसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या L का मतलब हमने क्या बोला था कि s कक्षक के लिए, s उपकक्षक के लिए L का मान कितना होता है? 0 होता है।
पढ़ रखा है हमने। और P के लिए कितना होता है 1 होता है, और D के लिए कितना होता है 2 होता है, F के लिए कितना होता है 3 होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है L के मान S P D F के लिए। अब हमने यहाँ पे रखा तो L का मान S के लिए कितना होता है 0, तो 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी कितना होगा 0 ही होगा। अब तीसरी बात करते हैं M यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होता है इसमें, चुंबकीय क्वांटम संख्या भी हमने पढ़ा था कि S के लिए कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मान भी कितना हो गया 0 हो गया। देखिए इसमें तीनों क्वांटम संख्या एक जैसी है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या हम पढ़ रहे हैं जिसको हम S से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। ये हमने पढ़ा था अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इसके लिए इसका मान कितना होगा 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस का हाफ, दूसरा उल्टा भरा जा रहा है तो इसके लिए प्लस माइनस का हाफ, ठीक है। तो ये हमें इस नियम से पता लगता है, किस नियम से, पाउली की अपवर्जन नियम। इसमें ये बात बताई थी कि किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते, इसी के लिए हमने ये बताया, ठीक है। तो पाउली क्या कहता है, पाउली की मेन बात याद रखनी है कि किसी भी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के भरे जाएंगे। यानी अगर आपने ऐसा भरा है तो सही है, लेकिन अगर आपने ऐसा भर दिया कि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपने फिल कर दिए, किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए समान चक्रण के, तो ये तो सही है। लेकिन अगर आपने किसी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर देंगे समान चक्रण के, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नियम हमारे पास में पाउली का अपवर्जन का नियम, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा नियम है हमारे पास में हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। देखिए ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में के समान ऊर्जा के वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के पहले एक एक करके भरे जाते हैं, और जब ये भर जाते हैं तो क्या होता है उसके पश्चात उनका युग्मन प्रारंभ होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रखा है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो S में कितने कक्षक होते हैं अपने पास में 1 होते हैं। तो पहला तो इलेक्ट्रॉन ये भरा जाएगा, दूसरा विपरीत चक्रण। इसी प्रकार S में कैसे भरा जाएगा, दूसरे S में भी पहला समान चक्र फिर विपरीत चक्रण, ठीक है। अब P में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन को अगर आप कैसे भरेंगे, इस नियम के अनुसार पहले एक एक करके भरेंगे, 1 1 1 3 हो गए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही हो गया है। अगर आपके पास में ऐसा दे रखा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही है कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से भर रखा है, तो ये गलत हो गया आपके पास में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पाउली और हुंड से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सा हुंड के अनुसार सही है और कौन सा पाउली के अनुसार सही है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो ये ठीक है, उसके बाद ये तो देखो हुंड के हिसाब से सही है और ये पाउली के हिसाब से सही है, क्लियर है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब हमारे पास इसका तीसरा नियम है N+L का नियम। देखिए इस नियम में क्या कहते हैं, इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरे जाते हैं जिसमें N+L का मान कम होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि आपके पास में डिफरेंट कक्ष देती जाएंगे, उपकक्ष देती जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें इलेक्ट्रॉन बनने का सही क्रम क्या होगा या उनके ऊर्जा का स्तर का क्रम क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या देखना है, पहले आपको ऐसा केस देखना है कि N+L का मान को आपको जोड़ लगाना है। कैसे लगाना है कि जैसे 4s है, 4s में n की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 4 होती है, और s की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू 0 होती है। तो 4 ये कितना हो गया 0 हो गया। 5p के लिए अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 5p के लिए n की वैल्यू 5 और p के लिए l की वैल्यू 1। तो इनको टोटल करेंगे अपन सबको, तो देखिए सबको टोटल करने पे 6 के लिए इस n की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, d के लिए 2 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, l की वैल्यू अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस किया था। और देखिए 7f के लिए n की वैल्यू 7 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी f के लिए 3। तो टोटल हमने किया तो कितना आ जाएगा, इसका 4 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 8 आया, इसका 10 आया, ठीक है। तो ये 10 आ गया। उसके बाद हमें क्या देखना, हमने नियम में क्या पढ़ा कि N+L का मान कम होना चाहिए। तो 4 सबसे कम मान किसका है 4, फिर 6, फिर 8 और 10। अब क्या देखना है आपको, सबसे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 5p में भरे जाएंगे, 6d में भरे जाएंगे, फिर 7f में।
ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास में n+l का मान क्या हो, समान होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, उनका ऊर्जा अंतराल कैसे होगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरे जाता है जिसके लिए n का मान कम होता है। देखिए कैसे, जैसे आपके पास देख रहा पहला केस कि 4n की वैल्यू 4, f की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू 3, 5d के लिए n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 2, 6p के लिए n की वैल्यू 6, p की वैल्यू 1, 7s के लिए n की वैल्यू 7 और s की वैल्यू 0। अब हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल कर लेंगे। टोटल करने पे हमें दिख रहा है कि 7 आ गया। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल किया जाए। तो इसमें हमको क्या देखना है कि पहले n का मान कम हो। n का मान सबसे कम किस में है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, 6 है, 7 है। तो सबसे पहले किस में भरा जाएगा, 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, और फिर किस में भरा जाएगा, 7s में। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका। तो हमने क्या पढ़ा आज, आव्यो का नियम। क्या पढ़ा, आव्यो का नियम। आव्यो के नियम में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आव्यो के अंदर क्या पढ़ा हमने कि आव्यो के अंदर कौन कौन से नियम होते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, n+l का नियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं, और कई बार इसमें क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपको इसको बार बार देखिए, ताकि आप इस टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर करें और इनके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, हम इस सिलेबस में, इस वीडियो सीरीज के अंदर हम खाली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें केमिस्ट्री, पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पूरा लाइफ पढ़ी है, लेकिन हमें अभी खाली ऐसी तैयारी करनी है कि हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाए, और वही टॉपिक पढ़े जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ेंगे, ताकि हम इलेक्ट्रॉनों का विन्यास निकाला जाए, उनमें कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं, क्या क्या आते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है अगला वीडियो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक, लाइक तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, ओके।